दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि है लिवर केयर के ऊपर। लिवर जैसे जानते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे बीच जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष गुप्ता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। जिस तरह से आज हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है लिवर के ऊपर, हेल्दी लिवर के ऊपर, सर सबसे पहले आप बताइए कि लिवर की एनाटॉमी क्या है और हमारी बॉडी में इसका रोल क्या है। देखिए, लिवर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में आता है। ठीक है। लिवर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट लोब, एक होता है राइट लोब। ठीक है। और लिवर को जो ब्लड सप्लाई होती है वो सबसे यूनिक है पूरी बॉडी में। लिवर को दो तरह से ब्लड सप्लाई होती है। जैसे बाकी सारे ऑर्गन्स को तो हार्ट डायरेक्टली ब्लड सप्लाई करता है, बट जो लिवर की ब्लड सप्लाई होती है वो इंटेस्टाइन्स और स्टमक का जो सारा जो ब्लड होता है डाइजेस्टेड फूड का, जो सारा ब्लड में जाता है, वो डायरेक्टली हार्ट में जाने के बजाय पहले लिवर में जाता है। उसके बाद लिवर उसको फिल्टर करता है और उसके बाद वो हार्ट को पंप करता है वो ब्लड। तो इस तरह से लिवर की जो ब्लड सप्लाई है वो सारे और जो इंटेस्टाइन्स हैं उनसे मिलती है मेनली, और थोड़ा सा पोर्शन ऑलमोस्ट 20-30% उसको हार्ट से मिलता है ब्लड सप्लाई में। तो दिस मेक्स लिवर वेरी यूनिक ऑर्गन। ठीक है। तो सर ऐसी क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो रिलेटेड है, और क्या वो खाली कुछ एज वाइज होती हैं, बच्चों में अलग या बड़ों में अलग या सीनियर सिटीजन्स में अलग, या कुछ कॉमन होती हैं? देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि लिवर का काम क्या है बॉडी में। लिवर परफॉर्म्स मोर देन 500 वाइटल फंक्शंस इन द बॉडी। मेन काम होता है लिवर का बाइल का प्रोडक्शन, जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी हम इसको हिंदी में पित्त कहते हैं, सारा लिवर में बनता है। और ये सारा पित्त बाइल डक्ट्स के थ्रू होते हुए फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। सेकंड काम है लिवर का प्रोटीन का प्रोडक्शन। जो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे जो ब्लड को क्लॉट्स करते हैं, वो सब लिवर के अंदर बनते हैं। तीसरी चीज होती है कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन। जो हम देखते हैं बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रोड्यूस होता है, सब लिवर में प्रोड्यूस होता है। एक है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स। जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है, लिवर का काम है ग्लाइकोजन स्टोर करना। समझ लीजिए कि हम जो खाना खाते हैं, हमारा जो ग्लूकोज आता है, जो बॉडी को सारा न्यूट्रिशन सप्लाई होती है, वो कुछ समय के लिए रहती है, बट लिवर का काम है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखना, जो कि हमारे 8 घंटे तक हम अगर नहीं खाएंगे तो लिवर में जो ग्लाइकोजन है वो धीरे धीरे ग्लूकोज प्रोड्यूस करता रहेगा। तो लिवर एक तरह से फास्टिंग में भी हमारी हेल्प करता है। जो बॉडी को नॉर्मल जो न्यूट्रिशन है वो लिवर से मिलता रहता है। तीसरी चीज है, जो बॉडी में हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अमोनिया हो गया, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, जो कि आगे निकल जाता है यूरिन के थ्रू। हैविंग सेड दैट, ड्रग्स जो भी हम दवाइयां लेते हैं वो लिवर में ही क्लियर होती हैं। लिवर ही उसको चेक करता है कि ये ठीक है कि ठीक नहीं है, ब्लड में जाने लायक है कि नहीं है, तभी लिवर उसको आगे भेजता है। तीसरी चीज है जो इन्फेक्शन है, जो हमारी लड़ने की क्षमता होती है इन्फेक्शन से, जैसे इम्यून सिस्टम होता है। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्यून ऑर्गन होता है। ठीक है। उसमें इम्यून फैक्टर्स की प्रोडक्शन होती है। बैक्टीरिया से जो रिमूव करता है बैक्टीरिया को लिवर करता है काफी हद तक। तो इसमें भी काफी ज्यादा अच्छा रोल होता है लिवर का। कॉमन प्रॉब्लम्स आप पूछ रहे थे लिवर की क्या होती हैं। देखिए, लिवर की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं एक्यूट हो सकती हैं, क्रॉनिक हो सकती हैं। एक्यूट मतलब जो बहुत ही शॉर्ट टर्म होती हैं, क्रॉनिक होती हैं जो कि बहुत ही लंबे समय के लिए होती हैं। एक्यूट प्रॉब्लम्स का मतलब है जैसे किसी को हेपेटाइटिस वायरस हो गया, जॉन्डिस हो गया किसी को, जो कि अभी कुछ 1-2 हफ्ते से ही है, उसे कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, जो कि हेपेटाइटिस ए की वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस ई की वजह से हो सकता है, कुछ दवाइयों की वजह से हो सकता है। एक होता है ड्रग्स और टॉक्सिन्स, जैसे कि हम जो कुछ दवाइयां ले ली जो कि लिवर को फेल कर दिया, जिसने इतना अफेक्ट कर दिया कि लिवर फेल हो जाता है उस हद तक, तो उसको कहते हैं ड्रग और टॉक्सिन इंड्यूस्ड इंजरी लिवर को जो होती है। सब आपका है। सिंपल दवाइयां होती है जैसे कि हम पैरासिटामोल लेते हैं। पैरासिटामोल जो सिंपल दवाई होती है बुखार को उतारने के लिए, वो अगर मोर देन 4 ग्राम्स ली जाए तो लिवर को डायरेक्टली फेल कर सकती है। ये लोगों को जनरली पता नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि कितनी भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही सेफ दवाई है, बट 4 ग्राम से ज्यादा डोज में ये लिवर को फेल कर सकती है, इस हद तक कि लिवर ट्रांसप्लांट की इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए। कुछ होते हैं क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर्स, जैसे कि जो बहुत लंबे समय से रहते हैं, कई महीने, मोर देन 6 मंथ्स वी मेडिकली थिंक दैट, की जो 6 महीने से ज्यादा चल रहे हैं,
उसे क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर्स कहते हैं। उनमें सबसे कॉमनली जो आजकल हम देखते हैं वो है फैटी लिवर। जो फैटी लिवर है, लिवर में चर्बी जमा होने को फैटी लिवर कहा जाता है। एक है नॉर्मल जो क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि हेपेटाइटिस बी की वजह से होते हैं, हेपेटाइटिस सी की वजह से होते हैं, अल्कोहल लेने की वजह से हो जाते हैं। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे विल्सन डिजीज हो गया, हेमोक्रोमेटोसिस हो गया। कई बार हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे अगेंस्ट एक्ट करने लग जाता है, तो उसे ऑटो इम्यून लिवर डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस नाम है उस बीमारी का। कई बार हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, सर हमारा जॉन्डिस थोड़ा सा दिख रहा है ब्लड रिपोर्ट में, बताइए हमें क्या दिक्कत है। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि उसको गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिकली जॉन्डिस होता है। तो गिलबर्ट सिंड्रोम एक हानिकारक नॉन एक तरह से बिना अफेक्ट करे लाइफ जी जा सकती है उससे बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हल्का सा जॉन्डिस रहता है, उसे गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। लोग खामखाम परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या बड़ी बीमारी हो गई, बट एक्चुअल में वो कोई बीमारी में आती नहीं। जैसे कुछ लोगों की 6 उंगलियां होती हैं, वो कोई बीमारी नहीं होती, बस एक्स्ट्रा है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है कि 6 उंगलियां, उस तरह से गिलबर्ट सिंड्रोम होता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हम लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेस करते हैं और कॉमनली डील करते हैं। बिल्कुल सर, जैसा भी आपने हमें लिवर की काफी सारी प्रॉब्लम्स बताई, तो सर आपके हिसाब से, मैं किसी का स्टैटिस्टिक्स नहीं कह रहा, मैं किसी गवर्नमेंट का या किसी एसोसिएशन का स्टैटिस्टिक्स नहीं कहूंगा, आपके हिसाब से पता है कि क्या लिवर डिजीज का स्टैटिस्टिक्स है हमारे इंडिया में और क्या हो सकता है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, हर साल एवरी ईयर देयर आर 10 लाख, दैट इज 1 मिलियन केसेस ऑफ लिवर सिरोसिस व्हिच वी डील विद एवरी डे। every year 1 lakh or 1 million, that is 10 lakh cases in India। और ये जो केसेस है मोस्ट कॉमनली जो बीमारियां हैं, I would request all the participants to please mute the sound। ब्लू बॉटल्स पे मायरा गुप्ता जी प्लीज म्यूट तेरे में आ जाएगी अगर शेयर करूं तो। नील जी प्लीज म्यूट कर लें। यस सर। इसमें वैसी आवाज नहीं है, इतनी आवाज तेरी आ रही है। नील जी प्लीज म्यूट कर लें। ये सर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हर साल 10 लाख लिवर सिरोसिस मतलब लिवर फेलियर के केसेस इंडिया में मिलते हैं। और मोस्ट कॉमन कारण इनका होता है जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन थिंग, और मोटापा दैट इज ओबेसिटी की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। सो इफ वी से आउट ऑफ 10 cases 3 will be from hepatitis B or C, 4 will be from alcohol, or rest of the 3 will be from obesity related liver disorder। One more interesting fact I would like to share with you, जो डायबिटिक होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर फैटी लिवर 80% मिलता है। तो 80% इज अ ह्यूज नंबर। सो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट हर डायबिटिक के अंदर कुछ हद तक फैटी लिवर मिलेगा, और उस बंदे को लिवर खराब होने का रिस्क है एटलीस्ट 4 to 5% ओवरऑल वी कैन से रफली। तो मेजॉरिटी जो लिवर डिसऑर्डर होता है वो 30 to 60 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में होता है। और फैटी लिवर एक इतनी कॉमन समस्या हो गई है, 2005 का डेटा था, उसके अंदर 15% ऑफ द पॉपुलेशन हैड फैटी लिवर, बट 2010 के डेटा में 25% हो गया वो नंबर बढ़ के। तीसरी चीज 2020 के डेटा में वो 30-35% हो गया, मतलब ऑलमोस्ट every third person has fatty liver। So it is such a common problem, such a huge problem, okay, and it will be increasing over coming years। तो सर ये जो लिवर के इतने इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या ऐसे नोटिसेबल सिम्टम्स होते हैं, कुछ हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती हो, जिसको हमको देख करके कि हाँ मुझे अपना लिवर का टेस्ट कराना चाहिए या कुछ लिवर का डायग्नोसिस कराना चाहिए, क्या ऐसा सिम्टम्स हो सकते हैं? सबसे मोस्ट कॉमनली जो लिवर की प्रॉब्लम्स है वो जब हम जनरल रूटीन बॉडी चेकअप करते हैं उसी में मिलती है कि लिवर का टेस्ट थोड़ा गड़बड़ आ गया। लिवर इतना पावरफुल ऑर्गन है, इसकी रीजनरेटिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि जनरली बॉडी में सिम्टम्स आते ही नहीं जब तक लिवर काफी हद तक डैमेज हो ना चुका हो। सेकंड जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पेट में राइट साइड अपर साइड में हल्का सा डिस्कम्फर्ट टाइप है, हमें जनरलाइज वीकनेस सी महसूस हो रही है हमें, मतलब इतने नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है लिवर के। जब लिवर काफी हद तक अफेक्ट हो जाता है, काफी % डैमेज हो जाता है, उस केस में जॉन्डिस होना शुरू होता है। जॉन्डिस का मतलब होता है कि यूरिन थोड़ा डार्क कलर का आना।
अरे नहीं जॉन्डिस का मतलब होता है नहीं वो दूसरा नंबर में डाल रहा हूँ, उसका पीलापन हो जाना, दैट इज दूसरे किसी फोन में डाला येलोइंग था, ऑफ स्क्लेरा कहते हैं हम उसको। तीसरी चीज, बताओ। कई बार लोग इचिंग होती है, जो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है इचिंग, वो भी लिवर की समस्याओं की वजह से ही होती है मोस्ट केसेस के अंदर। अच्छा, क्योंकि जब लिवर काफी हद तक फेल हो चुका है, किसी को क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम्स है, उस केसेस में हमें स्पेसिफिक सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे किसी को खून की उल्टी हो गई, सो दैट इज वेरी कॉमन विद लिवर इश्यूज। किसी को मोशन में ब्लड आ गया या ब्लैक कलर के मोशन होने लग गए, दैट इज आल्सो वेरी कॉमनली एसोसिएटेड विद लिवर डिसीज, बिकॉज लिवर में ही क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, और लिवर जब क्लॉटिंग फैक्टर्स बना ही नहीं रहा तो खून क्लॉट ये होएगा। ऑलरेडी कनेक्टेड है इसलिए आता है। एक बार उसको बोलो ना कई बार पूरा पेट एग्जिट कर सूज देगा। जाता है, पेट में पानी भर जाता है, किसी को लगता है कि जैसे प्रेगनेंसी में पेट होता है उस तरह का पेट हो गया हमारा, तो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ लिवर डिसऑर्डर। पेट से कई बार पानी निकालना पड़ता है उसको सक करके। आई थिंक वो तो एसाइटिस होता है, हाँ जो पेट में पानी आप कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसे एसाइटिस कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। ओके, हाँ जी। कई बार सिंपल वेट लॉस ही लिवर खराब होने का एक मार्कर होता है, कि किसी का वेट अनइंटेंशनल वेट अगर किसी का 5 किलो गिर गया, 10 किलो गिर गया कुछ समय में, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में, तो भी उसको लिवर डिसऑर्डर की तरफ पॉइंट आउट किया जा सकता है। उसके लिए हम इवैल्यूएट करते हैं उन चीजों के लिए। सर आपने अभी जैसे एक बहुत ही ये इचिंग का थोड़ा सा बताइए, बड़ा कॉमन आजकल इश्यूज आ रहा है, हमें क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि इचिंग का लिवर से कैसे कनेक्शन होता है सर, थोड़ा सा आइडिया देंगे? हाँ जी, देखिए इचिंग में क्या होता है कि जब भी लिवर की प्रॉब्लम होती है तो उस मरीज को जनरलाइज्ड इचिंग होगी। वो इचिंग इसलिए होती है क्योंकि जो जॉन्डिस होता है ना, जॉन्डिस का जो डायरेक्ट फैक्शन होता है वो पूरी स्किन में एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट मतलब वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पाता, उसकी वजह से जनरलाइज्ड इचिंग होती है। मतलब पूरी बॉडी में ही इचिंग होगी। अगर किसी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इचिंग हो रही है, किसी एक जगह पे इचिंग हो रही है, तो हम उसे लिवर की वजह से नहीं मानते हैं। अगर किसी को पूरी बॉडी में ही इचिंग हो रही है, इस हद तक कि उसको स्क्रैच करते हुए रैशेस हो गए हैं, खून निकल आए हैं, इस हद तक इचिंग होती है, इट इज दैट डेबिलिटेटिंग। So that is what happens in liver patients, especially who has jaundice. It doesn't happen without jaundice. Usually it happens with jaundice. तो सर जैसे अगर हम टेस्ट की बात करें, डायग्नोसिस की बात करें, तो क्या खाली बस एलएफटी है या लिवर इलास्टोग्राफी है, या बस यही दो मेन टेस्ट है, और भी कुछ है इसके अलावा? एडवांसमेंट्स में क्या? देखिए एलएफटी एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता चलता है, उससे क्लियर हो ही नहीं पाता कि लिवर फंक्शन, हमने नाम तो रख दिया उसका लिवर फंक्शन टेस्ट, बट हम एलएफटी से लिवर फंक्शन नहीं बता पाते हैं। जो हम रूटीनली जो एलएफटी करते हैं उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिससे हम लिवर फंक्शन बता पाए कि ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कि प्रोटीन्स कितने हैं बॉडी में। जो बॉडी में एल्ब्यूमिन करके टेस्ट रिपोर्ट आती है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग कि लिवर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा ठीक से। एक टेस्ट होता है उसे पीटीआईएनआर कहते हैं। पीटीआईएनआर बताता है कि लिवर हमारे बॉडी में ब्लड कितना तेजी से क्लॉट करता है। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर की प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन पा रहे हैं तो बहुत काफी टाइम लगेगा ब्लड को क्लॉट करने में। तो पीटीआईएनआर वो मार्कर है जो हमें बता सकते हैं कि कैसे क्लॉट कर रहा है। आजकल जो हम काफी सुनते हैं पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लो, अल्ट्रासाउंड इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू डायग्नोस लिवर प्रॉब्लम। सो इसलिए लिवर इलास्टोग्राफी का काफी अच्छा रोल देखा गया है। शॉर्ट ऑफ लिवर बायोप्सी, पुराने जमाने में हम लिवर के टुकड़े की जांच करते थे देखने के लिए कि लिवर को कितना नुकसान है। आजकल इलास्टोग्राफी और फाइब्रोस्कैन से काफी हद तक क्लियर हो जाती है ये चीजें। तीसरा, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, किसी को बाइल डक्ट का डिसऑर्डर है, किसी को लिवर की जो पाइपिंग है उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एमआरआई स्कैन होता है, एमआरसीपी कहा जाता है उसको। किसी को देखना, एक एमआर इलास्टोग्राफी भी होती है, किसी को स्पेसिफिकली देखना है किसी को पेट में पानी है और नॉर्मल इलास्टोग्राफी नहीं हो सकती, उस केस में एमआर इलास्टोग्राफी होती है। कई बार सर्जिकल केसेस के अंदर हमें हेपेटिक स्किंटिग्राफी करनी पड़ती है। तो देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ टेस्ट व्हिच कैन डिटरमाइन कि लिवर में कितनी प्रॉब्लम है। पर अगर आप जानना चाहेंगे, सॉरी सर, यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। कि एक टेस्ट की हमें जो लिवर की तरफ पॉइंट आउट करे वो है प्लेटलेट काउंट, जो कि सिंपल सीबीसी है, जो कि लिवर से लगता है हमें लेने देना ही नहीं है उसका। तो अगर प्लेटलेट काउंट किसी का कम है तो उसको हमेशा लिवर के लिए इवैल्यूएट किया जाता है कि किसी का प्लेटलेट काउंट। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया था कि सर हमें कोई ब्लड की प्रॉब्लम हो गई है, हमें दिखाना है, हमारा प्लेटलेट 1 लाख ही है, नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 से 4.5 लाख होता है। तो मैंने देखा उसका कि मैंने कहा एक आप अल्ट्रासाउंड करा के आओ सबसे पहले। तो जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड कराया उसमें उसका लिवर फेल पाया गया, उसको लिवर सिरोसिस पाया गया। सिर्फ प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से हमने अल्ट्रासाउंड कराया और उसकी बीमारी पकड़ ली। तो इट इज दैट इंपॉर्टेंट एंड मार्कर।
हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ चुके हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं, हमें मैसेज भी आ रहे हैं। शालिनी जी कुछ पूछना चाहती हैं, शालिनी ग्रोवर जी। No, I just have a question for Dr. Yeah. Gupta, that Yeah, if there is please. any certain age one should get the full body test done, any recommendation, because of nowadays people have very unhealthy life of eating, you know? Yeah. See, Mrs. Shalini, I will like to point out that nowadays scenarios have changed. Earlier, we used to have problems like liver problems more than 40, more than 50, around 60 years of age. But these age gaps have come down to at least at 30 years of age. I will recommend that we should get a first body checkup done. 30 is the limit nowadays. It used to be हमारे पापा घर के टाइम पे होता था कि चलो 50 साल के बाद करवा लेंगे, सब ठीक है कि नहीं है. But nowadays, I think 30 is the right age to get evaluated and pick up diseases early. Okay, because liver disorders, the ages have shifted from late 40s to 50s to nowadays 35, third, fourth decades. So I think 30 is the right age. Okay, thank you. I think Ms. Shalini, you've got your answer. Anybody else wants to ask any Yeah. question? Monisha Luthra जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मोनिशा लूथरा, हरिदर्शन जी आप कुछ पूछना चाहते हैं लिवर से रिलेटेड? मैं माया प्रजापति पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं अभी कोरोना से ठीक हुई हूँ, बिल्कुल। तो क्या मेरे लिवर पे कोई इफेक्ट आया होगा? क्योंकि मेरा CPR बढ़ा हुआ था, जिसके लिए मुझे एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए गए, और मेरा D डायमर भी बढ़ा हुआ था, उसके भी मेरी इलाज हुई। लेकिन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है माया जी। आजकल के जितना कोविड जिस तरह से रैम्पेंट है, ऑलमोस्ट जहां देखो वहां कोविड है, ठीक है, कि लॉकडाउन इस हद तक की लॉकडाउन लगाया गया है दोबारा से। कोरोना वायरस लिवर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है या नहीं करता, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसे केसेस मिले हैं, मोस्टली क्या होता है कि LFT में SGOT SGPT करके गड़बड़ पाया जाता है कुछ लोगों का, जो कि हाँ, मेरा गड़बड़ आया था। हाँ जी, काफी कॉमनली देखा गया है। उसके मल्टी फैक्टोरियल रीजंस सोचे गए हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कारण होता है जो हम दवाइयां एंटीबायोटिक यूज करते हैं कोविड के टाइम पे, उसकी वजह से LFT सबसे ज्यादा गड़बड़ा जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ओ माय गॉड हमारा तो लिवर खराब हो गया है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने कभी अपना बॉडी चेकअप करवाया ही नहीं होता, तो पहली बार हमें कोविड के टाइम पे चेकअप हो रहा है, तब जाके पता चल रहा है कि ओहो ये लिवर तो हमें तो गड़बड़ पाई गई है। तो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कोविड पर से, वो एक्चुअल में एंटीबायोटिक्स की वजह से है। वो एक्चुअल में पहले से हमें लिवर में कुछ डैमेज है, या फैटी लिवर है किसी वजह से जो डैमेज है। कई बार कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं, उनके अंदर काफी कॉमनली पाई गई ये चीज। कई बार हम देखते हैं एक रेमडेसिविर नाम की ड्रग है जो कि काफी कॉमनली यूज होती है कोरोना ट्रीटमेंट में। रेमडेसिविर पर से काफी हद तक लिवर को इफेक्ट कर सकती है। रेमडेसिविर पेशेंट्स के अंदर अप टू अराउंड 10 से 30% तक LFT गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आपने रेमडेसिविर यूज किया है तो रेमडेसिविर को भी ब्लेम किया जा सकता है लिवर में SGOT-PT बढ़ने के कारण। बट मैंने वो यूज किया है। हाँ जी, तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर यूज किया है। हाँ, काफी कॉमन कारण है लिवर अफेक्ट करने के लिए। जब भी ऐसा लिवर अफेक्ट होता है, आपको चिंता नहीं करनी है। जो भी दवाइयों की वजह से लिवर में गड़बड़ आई है, वो धीरे धीरे अपने आप वक्त के साथ साथ महीने 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल सेटल हो जाएगी। अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं पाया गया है कि दवाइयों से लिवर, रेमडेसिविर खासकर, जिससे लिवर फेल हो गया हो। तो हमें जस्ट वेट एंड वॉच करना है। मे बी 2 हफ्ते बाद या महीने बाद आप LFT दोबारा करवाइए, मोस्ट लाइकली आपका नॉर्मलाइज हो चुका होगा। अगर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होगा तो भी नॉर्मलाइज हो चुका होगा, अगर एंटीबायोटिक्स की वजह से होगा जैसे कि रेमडेसिविर, उससे भी नॉर्मलाइज हो चुका होगा। तो ये ड्रग्स को ज्यादा ब्लेम करूंगा बजाय इन्फेक्शन के। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले अपना सारे टेस्ट कराए थे, सारे ट्रीटमेंट लेने से पहले। तो मेरा एल्कलाइन फास्फोरेट 258 आया था। बिल्कुल। और मेरा ये GGT IFCC सीरम 165 आया था। ओके। और ग्लोबुलिन 3.7 आया था। उसके बाद मेरा सारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो मुझे नहीं पता कि मुझे हॉस्पिटल में क्या चढ़ाया गया, क्या नहीं दिया गया। लेकिन क्या मुझे दोबारा सारा टेस्ट कराना चाहिए? आपको अपना LFT 2 हफ्ते के बाद रिपीट करना होगा, देखने के लिए कि ये जो आपके चेंजेस थे ये नॉर्मलाइज हो गए हैं कि नहीं हो गए।
नॉर्मली ये डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ नॉर्मलाइज हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, वो स्पेसिफिकली दोबारा So I करना think we होगा are running short of 2 time. हम पर्सनल कंसल्टेशंस आई थिंक बाद में ले लें, पर थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहेंगे सर, जो हमारे ऑडियंस इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। सर हम लिवर केयर की बात कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि एडवांसमेंट्स क्या आ गई हैं आजकल हमारे इस टेक्नोलॉजी के अंदर, जो एडवांसमेंट्स क्या आ गई हैं? देखिए सबसे ज्यादा एडवांसमेंट मैं कहूंगा फैटी लिवर में काफी एडवांसमेंट्स हुई हैं, जो कि पहले हमारे पास फैटी लिवर के लिए ज्यादा दवाइयां नहीं थी ठीक करने के लिए, बट आजकल काफी ज्यादा एडवांस दवाई आ गई हैं हमारे पास फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए। जिससे कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, वो इतना इफेक्टिवली कम होता है और फैटी लिवर काफी हद तक क्योर भी किया जा सकता है उन दवाइयों के जरिए। जैसे सारोग्लुटाजार नाम की दवाइयां हैं जो कि जेनरिक नेम्स हैं, जिनसे काफी हद तक इन बीमारियों को, फैटी लिवर जैसी बीमारियों को कंट्रोल किया गया है। ये नहीं कि ये दवाइयां रिप्लेसमेंट है वेट लॉस के लिए, वेट लॉस अपनी जगह पे जरूरी है फैटी लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इस तरह की दवाइयां काफी ज्यादा इफेक्टिव देखी गई हैं। हैविंग सेड दैट, हेपेटाइटिस सी नाम का वायरस है जो कि लिवर को काफी क्रॉनिकली डैमेज कर देता था। हेपेटाइटिस सी पे इतनी रिसर्च हुई लास्ट कुछ सालों में कि हमने हेपेटाइटिस सी को किल करने की दवाई बना ली, इस हद तक कि हेपेटाइटिस सी आज की डेट में एक क्योरेबल डिजीज है। पहले जमाने में हेपेटाइटिस सी से लिवर खराब हो जाया करते थे, हेपेटाइटिस सी से काफी प्रॉब्लम्स आती थी, बट आज की डेट में हेपेटाइटिस सी एक मामूली जैसे टीबी जैसी बीमारी हो गई, उसकी तरह क्योर किया जा सकता है पूरी बॉडी से, बिल्कुल पेशेंट कैन बी क्योर्ड ऑफ हेपेटाइटिस सी। सो दैट इज जस्ट अ वंडरफुल अचीवमेंट। इवन हेपेटाइटिस बी में जो नई नई दवाइयां आई हैं, वो कभी हेपेटाइटिस बी की दवाइयां कई सालों तक चलाई जाती हैं पेशेंट को, बट हेपेटाइटिस बी की दवाइयों से किडनी में असर आ सकता था, बोन्स में प्रॉब्लम आ सकती थी, बट आजकल की इतनी एडवांस दवाइयां आ गई हैं जिससे कि किडनी बोन कोई भी इफेक्ट नहीं होती है, आप चाहे कितने साल तक चला लो उनको। तीसरी एडवांसमेंट आई है लिवर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में। लिवर ट्रांसप्लांट इतने बढ़ गए हैं आजकल क्योंकि एक क्यूरेटिव ऑप्शन देता है लिवर ट्रांसप्लांट आपको। देखिए लिवर को दवाइयों से मैनेज करना एक अलग चीज होती है, एक होता है कि आप कहो कि डॉक्टर साहब मेरे को ठीक कर दो बिल्कुल कि मैं नॉर्मल हो जाऊं पहले जैसा। लिवर ट्रांसप्लांट गिव्स यू दैट ऑप्शन। सो लिवर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की की गई है, इट इज जस्ट डन वंडर्स। जो लाइव डोनर ट्रांसप्लांट है, किसी जिंदा व्यक्ति में से लिवर को निकाल के किसी जिंदा व्यक्ति में डाल देना, सो इससे ज्यादा एडवांसमेंट्स हो नहीं सकती, मतलब कि दैट इज द मोस्ट एडवांस थिंग। तो आई थिंक बिल्कुल सर, मेरा अगला क्वेश्चन वही था, आपने पहले उसका आंसर दे दिया। मैं ट्रांसप्लांट्स की बात ही करने जा रहा था कि लिवर ट्रांसप्लांट की किस एज पे हमें जरूरत पड़ती है या किस कंडीशन में ऐसा होता है कि हमें ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट पड़े। देखिए लिवर ट्रांसप्लांट 2 केसेस में किया जाता है। एक है किसी का एक्यूट लिवर फेलियर हो गया कि कुछ ही दिन के अंदर लिवर पूरा फेल हो गया, उसे कहते हैं एक्यूट फेलियर। वो किस वजह से होता है? मोस्ट कॉमन कारण होता है इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरा कॉमन कारण है दवाइयों की वजह से होता है कि जो एक व्यक्ति है जिसको हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन हो गया, खासकर प्रेगनेंसी के अंदर देखा जाता है ये कि इन्फेक्शन हो गया, अब उसको लिवर पूरा फेल हो चुका है उस व्यक्ति का, अब उसको ठीक करना है। उसको ठीक कोई दवाई नहीं कर सकती है, उसको ठीक किसी दवाई का ऐसा रोल नहीं पाया गया है। तो लिवर ट्रांसप्लांट हैज बिकम अ बून इन दैट केस। लिवर ट्रांसप्लांट किसी और का थोड़ा सा लिवर काट के किसी व्यक्ति जिसके अंदर लिवर फेल हो चुका है उसमें लगा दिया जाता है, जिससे कि लिवर अपने आप ग्रो कर जाता है। तो एक्यूट लिवर फेलियर जो कि हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से या ए वायरस की वजह से या फिर किसी दवाई से, जैसे कि मैं आपको बता रहा था पैरासिटामोल या फिर कोई और दवाई हो गई या कोई टॉक्सिक इंजरी होगी, जैसे मशरूम से कई बार किसी के लिवर फेल हो जाते हैं, स्पेशल मशरूम से पॉइजनिंग से, तो उन केसेस के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। दूसरी चीज, किसी के लिवर कई सालों से डैमेज है जिसे कहते हैं क्रॉनिक लिवर फेलियर। उन केसेस के अंदर जब एक लिवर अपने आप को कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहा, लिवर कहता है, लिवर गिव अप कर देता है कि देखो भैया जितना मैं कर सकता था मैंने करा, इससे ज्यादा मैं बॉडी को कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहा हूं, उस केस में हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। किसी को लिवर की वजह से बार बार ब्लीडिंग हो रही है, नहीं कंट्रोल हो पा रही, उस केस में करते हैं। किसी को पेट में पानी भर गया है, वो कंट्रोल दवाइयों से नहीं हो पा रहा, उस केस में करते हैं। किसी को लिवर की वजह से ब्रेन पे काफी इफेक्ट आ रहा है या लंग्स पे इफेक्ट आ रहा है या हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है, उस केसेस में करते हैं। लास्ट इंडिकेशन होती है लिवर में ट्यूमर हो गया, उसे कहते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो लिवर में जो ट्यूमर हो जाते हैं उस केस में लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये 3 कॉमन इंडिकेशंस है, जैसे कि एक्यूट फेलियर, क्रॉनिक फेलियर जब लिवर कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, या फिर लिवर ट्यूमर होना।
चलिए सर, ये तो आपने हमें बताया सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सर आजकल हम देख सकते हैं कि हमारा खाना पीना भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो गया है, बहुत ज्यादा, चाहे वो मिलावट है, एडल्ट्रेशन है, बहुत कुछ चीजें हैं। लेकिन सर क्या ऐसे फूड्स हैं जो हमारे लिवर के लिए आपको लगता है कि अच्छे नहीं हैं या हमें अवॉइड करने चाहिए, कम लेने चाहिए या बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, जो हमारे लिवर को डैमेज कर सकते हैं? ऐसे क्या फूड्स हैं? देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर फूड या फूड प्रोडक्ट नहीं होता कि इससे खाने से कुछ हो जाएगा या इस दवाई को लेने से कुछ हो जाएगा या इसको करने से मेरा लिवर ठीक हो जाएगा। हमारे अंदर, हमारे सोसाइटी में काफी मिथ्स फैले हुए कि यार लिवर तुम्हारा अफेक्ट हो रहा है, लिवर 52 ले लो उससे ठीक हो जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। एक जनरल क्राइटेरिया होता है, जनरल टेंडेंसी होती है, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स इन जनरल ज्यादा लेने चाहिए, जिससे कि लिवर पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता। तो लिवर का प्रेशर रिलीव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लिए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट नॉर्मली फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काफी अच्छा सोर्स है लिवर को हेल्दी रखने के लिए। दूसरी कॉमन चीज होती है कि जो हम लोग जो खाना पीना खाते हैं, बाहर का खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जिससे कि वी आर एट रिस्क ऑफ ओबेसिटी। तो वेट कंट्रोल करना हैज बीन प्रूवन टू रिवर्स लिवर फेलियर ड्यू टू नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो वेट रिडक्शन, अब लोग बोलते हैं कि सर वेट रिडक्शन करें कैसे, डाइट में क्या करें, एक्सरसाइज क्या करें। तो डाइट में मैं बहुत सिंपल सा रूल बोलता हूँ, ब्रेकफास्ट आपको अलाउड होता है, आपको लंच अलाउड होता है, आपको डिनर अलाउड होता है, आप उसके अलावा कुछ भी नहीं खाएं पिए, अपने टाइमली मील्स लें, ये 3, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। नो स्नैक इज अलाउड। हमें कई बार चाय का बहुत शौक होता है, हमें रस, फैन बहुत शौक होता है, मिठाइयों का बहुत शौक होता है, पापड़, नमकीन, बिस्किट, इन सब का बहुत शौक होता है। नॉर्मली हम लाइफ में लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम ले रहे हैं। कहेंगे डॉक्टर साहब हम तो 2 रोटी खाते हैं, हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। बेसिकली वो लोग ये भूल जाते हैं कि भैया जो 2 बिस्किट खा रहे हैं वो 2 बिस्किट 1 रोटी के बराबर है, तो हमने 4 बिस्किट भी ले लिए। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने मन को मारना चाहिए? क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मन को नहीं मारना चाहिए, एक हर चीज की लिमिट होती है, अति की हर चीज नुकसान करती है, हिंदी में बोला जाता है जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वंस अ व्हाइल ले लिया, इट्स ओके, बट डोंट मेक इट अ हैबिट आउट ऑफ इट कि भैया हमें तो रोज रेड बेटी चाहिए, हमें तो रोज 4 बिस्किट खाने हैं, 2 रस खाने हैं, तब तक तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। चीनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है ओबेसिटी के अंदर। जितना कम चीनी का प्रयोग करेंगे शुगर का, उतना ज्यादा लिवर आपका टाइम तक रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा काम करेगा। सो यूज शुगर्स एज लेस एज पॉसिबल। ओके, सो बहुत अच्छा सेशन, आई थिंक काफी अच्छी डिस्कशन रही। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? मोनिशा लूथरा जी पूछना जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। सर अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे हबी एक्सपायर हो गए थे, तो उनके जाने के बाद ना थोड़ा मेरा जो बॉडी का एक जो लेवल है ना, स्टेमिना है, बिल्कुल गिर गया है। मतलब कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी। तो मैंने अपना थायराइड चेक कराया तो 6.20 आया सर। तो अभी मैंने कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं की, अभी मैं होम्योपैथी की स्टार्ट किया, मैंने एलोपैथी कुछ नहीं लिया। तो आप मुझे क्या राय देंगे सर? देखिए, कई बार क्या होता है कि जब रिसेंटली इन्फेक्शंस होते हैं तो बॉडी को रिकवर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। बॉडी के अंदर प्रोटीन, फैट्स काफी यूज हो चुके हैं, तो उनको पहले तो रिप्लेनिश करना पड़ेगा। तो उसके लिए नॉर्मल डाइट रखनी पड़ेगी अपनी। आपका जो थायराइड हार्मोन जो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन ज्यादा आया है, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ भी मत लो, ना होम्योपैथिक ना एलोपैथिक, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। जब तक आपकी बस जो डाइट होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए, घर का खाना, पौष्टिक खाना, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, रोटी सब्जी घर का जो खाना खाइए, जस्ट गिव इट टाइम। थोड़ा सा ना इस पे ध्यान देना छोड़ दीजिए, वक्त के साथ साथ बॉडी अपने आप रिकवर हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगी। अपने आप को काम में बिजी रखो, ज्यादा इस तरफ ध्यान नहीं देना है कि हमें ये दिक्कत हो रही है, वीकनेस आ रही है, ये आ रही है। जब तक आप खाना खाते रहेंगे नॉर्मल अपना रूटीन रखेंगे, एक्सरसाइज का, धीरे धीरे बॉडी को रिकवर में टाइम लगेगा, 2 से 4 हफ्ते लगते हैं हम जो मेडिकली बोलते हैं। तो गिव इट दैट मच टाइम, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप रिपीट टेस्ट बार बार करवाइए। अगर आपको बहुत चिंता है तो आप मे बी 6 वीक्स के बाद TSS रिपीट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि काफी हद तक वो नॉर्मलाइज हो चुका होगा बिना एलोपैथिक, बिना होम्योपैथिक दवाई। ठीक है सर। और जो बॉडी का स्टेमिना है ना सर, वो बिल्कुल इतना डाउन हो गया, मैं बता नहीं सकती। देखिए वो ना बॉडी के अंदर यूज हुए, आपके प्रोटीन्स, फैट सब कुछ यूज हो चुका है, तो धीरे धीरे उसको रिप्लेनिश होने दो, तभी आपकी बॉडी का स्टेमिना वापस आ पाएगा। It will take maybe 4 weeks to 6 weeks at least. Okay, sir. Thank you so much. And I think we should wind up the session. Is no more any questions? No more any questions? Good evening, sir. I have a please, question. Khushbu ji, please.
Yeah, okay. Thank you so much, sir. Yeah. Sir, like I'm a teacher and sometimes we are told to conduct healthcare tips workshops for students. So what Okay. advice would you like to give for the students of classes 9 to 12? How can they take care of their liver? See, again, I will come to a same point. Keep your BMI, that is called body mass index, to between 20 and 23. ठीक है? तो बॉडी मास इंडेक्स अगर 20 से 23 के बीच में रहेगा, हाँ जी। तो बॉडी मास इंडेक्स आप वो इंटरनेट पे कैलकुलेट करना जान सकते हैं. तो वेट कंट्रोल करना मतलब एक तरह से. अगर बॉडी मास इंडेक्स 20 से 23 के बीच में रहेगा बच्चों का भी, तो काफी हद तक, जैसे वो किस वजह से बढ़ता है बीएमआई, वो बढ़ता है फास्ट फूड से, वो बढ़ता है बाहर के खाने से, ठीक है, वो बढ़ता है कैफिनेटेड ड्रिंक से, जो वो बढ़ता है कोल्ड ड्रिंक से, ठीक है. तो बच्चों की जो कैंडीज होती हैं, इन सब में बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट होता है. अगर वो इन सब चीजों पे कंट्रोल कर पाए या हम उनको मिनिमम से मिनिमम दे पाए. उनका ध्यान रखना है. आजकल फोन्स का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, बच्चों की बाहर की एक्सरसाइज होती ही नहीं है बिल्कुल भी. दैट ऑल्सो लीड्स टू सम लिवर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ ओबेसिटी. So you have to take care of exercise, especially in children. जैसे मैंने बताया, drugs and toxins, high sugar contents, and lack of exercise. These are the common problems which children face, and these can lead to liver problems in future. Second important thing is vaccination. Hepatitis B vaccine आजकल national program में आ चुका है और उसको देना जरूरी है. कुछ लोगों अगर नहीं लगी है तो स्पेशली जाके लगवानी पड़ेगी. So hepatitis B vaccine prevents you from getting hepatitis B and then hence causing liver failure. Hepatitis A की भी वैक्सीन आ चुकी है. Hepatitis A की वैक्सीन लगवाने से भी लिवर फेलियर प्रिवेंट किया जा सकता है इस वायरस के अगेंस्ट. थर्डली, आप कह रहे थे कि 9th to 12th स्टैंडर्ड के बच्चे. See, now we have become little more progressive. Having safe sex education is also very important in such children, okay, especially 9th to 12th standard. So safe sex practices can help prevent transfer of liver infections from one person to another, and that can prevent liver failure in future. So having safe sex practices and teaching them is a very important part of our curriculum. So I think we should stress more on these things. Okay, we have become a little more progressive. I think खुशबू जी को आप आंसर मिल गया होगा. एंड बिल्कुल सर, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. मैं पर्सनली एक आपसे बात करना चाहता हूँ सर, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ कि आज का सेशन मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल डॉक्टर से बात करें. ऐसा लगा हमारे फैमिली मेंबर हमारे साथ बैठे हैं. ये मेरी पर्सनल फीलिंग रही है कि हमें ऐसा पर्सनल एक फैमिली पर्सन हमारे साथ है जो हमें इतना अच्छा गाइड कर रहा है, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दी. तो सर लास्ट में जस्ट 1 मिनट के अंदर आप एक सोसाइटी को हेल्दी टिप्स देना चाहेंगे. व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू सोसाइटी फॉर अ हेल्दी लिवर? See, for a healthy liver, keep your weight under check. Okay, take more of antioxidants, more of fiber rich foods. ठीक है, take more of fresh fruits and vegetables, do more of exercises. Okay, आजकल वैसे लॉकडाउन का जमाना है, ऐसा हम बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, and this gives us an excuse कि हम तो बाहर जा नहीं सकते इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे. घर की सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ना उतरना भी एक एक्सरसाइज मानी जाती है. ठीक है, तो अगर आप आधे घंटे वो भी कर लेंगे, दैट इज गुड इनफ एन एक्सरसाइज फॉर मी. रोप स्कीपिंग आप घर की छत पे कर सकते हैं, सो दैट इज आल्सो गुड इनफ एन एक्सरसाइज. सो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग. सूर्य नमस्कार कीजिए. हैविंग सेड दैट, बाहर का खाना जितना कम हो पाए उतना अच्छा है. दिस विल प्रिवेंट टॉक्सिन्स. जो एंटीबायोटिक यूज है उसको कीप दैट टू अ मिनिमम. ठीक है, अगर एंटीबायोटिक यूज हम मिनिमम से मिनिमम रखेंगे, बहुत ज्यादा डॉक्टर विजिट्स की आवश्यकता नहीं है छोटी छोटी चीजों के लिए. डोंट टेक एंटीबायोटिक्स वेरी ऑफनली. अवॉइड यूज एल्कोहल. अब जैसे जैसे घर पे बैठेंगे वैसे वैसे अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा होता है. सो अवॉइड ओवर एल्कोहलिज्म, अवॉइड बिकमिंग एन एडिक्ट. ओके, आईवी ड्रग अब्यूज. आजकल की यंग जनरेशन दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स आईवी ड्रग अब्यूज. दैट शुड बी प्रिवेंटेड. हैविंग सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, and last but not the least, vaccination against hepatitis B and hepatitis A. I think these are good enough to keep a liver healthy. एक क्वेश्चन अभी हमें आया है कि क्या योगा से या प्राणायाम से हम अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं? I think yes, I will agree to this because क्या होता है योगा प्राणायाम से कि हमारा बॉडी का सर्कुलेशन ठीक होता है. बॉडी का सर्कुलेशन ठीक होता है तो लिवर को भी ब्लड सप्लाई हेल्दी जाती है, ज्यादा अच्छी जाती है. So that definitely helps. Although कई लोग मानेंगे नहीं क्योंकि ये मेडिकली ऐसे प्रूव नहीं किया गया स्पेशली इस पॉइंट को. बट आई बिलीव इन जनरल जब पूरी बॉडी का सर्कुलेशन ठीक होगा तो लिवर का भी ठीक होएगा और उससे लिवर को हेल्दी रखा जाएगा. सो आई एग्री विद इट.
जी, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों ये थे Thank you so much, sir. Have a Thank you. nice meeting. थैंक यू मनीषा Most जी, welcome. एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड Thank you, sir. Thank you. स्पेशली व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। एंड डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी एंड हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगली बार हम चाहेंगे जी सर। डिफरेंट टॉपिक आपके साथ लेकर आए और कुछ लोगों को अवेयरनेस इसी माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़े, कनेक्ट हो। एंड किसी भी तरह का आपको हेल्थ इशू हो या लिवर का या कोई भी इशू हो, या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर संपर्क करें, इग्नोर मत करें। सो स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच। Once again, thank you so much, sir. Most Thank welcome. Thank you.